चलिए वहां खबर जहां में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है और कृषि कानूनों को लेकर बहस चल रही है। आखिर क्यों सरकार और किसानों के बीच तनातनी खत्म नहीं हो रही है और क्यों सरकार ये कानून वापस नहीं ले रही है? क्या ये कानून सरकार की जिद है या फिर देश के कृषि सेक्टर को वाकई इनकी जरूरत है? वाकई, क्योंकि मोदी सरकार पहले दिन से इस कानून को किसानों के लिए क्रांतिकारी बता रही है और अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ये कानून वापस नहीं होगा। क्या ऐसा करके मोदी सरकार ये कानून किसानों पर थोप रही है या फिर कुछ कृषि क्षेत्र में अर्थशास्त्री जो बताते हैं उनकी बातें सही? मोदी सरकार कृषि सुधार की जो बातें कह रही है वो यूपीए के दौर में भी कही जाती रही थी, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के पास ऐसा करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, संसद में वो नंबर्स भी नहीं थे। और अब मोदी सरकार ने वो इच्छा शक्ति दिखाई है जिसे दिखाने से पुरानी सरकारें डरती थी, क्योंकि कृषि कानून के बारे में एक कड़वा सच ये भी है कि अगर कृषि सुधार वाले कानून अब लागू नहीं हुए तो फिर कभी लागू नहीं हो पाएंगे। केंद्र की सरकार है घबराहट में है। कि तीनों कानून रद्द करते हो कि नहीं करते? कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले 15 दिनों से सड़क पर हैं और दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। वो सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है जो कानून सरकार लेकर आई है वो किसान विरोधी है, लेकिन सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने किसानों को संशोधन का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन किसान संशोधन नहीं समाधान चाहते हैं। अब तक सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। पहले सचिव स्तर की बातचीत हुई, फिर मंत्री स्तर की, लेकिन मंगलवार रात को सरकार में नंबर 2 का दर्जा रखने वाले अमित शाह की एंट्री हुई, लेकिन किसानों को मनाने की ये कोशिश भी सिफर साबित हुई। अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है। हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जब किसानों को ही कृषि कानून मंजूर नहीं है तो सरकार इन्हें वापस क्यों नहीं ले लेती? तो ऐसे किसानों के लिए ऐसा बंधन होना, ये एक तरह से इस किसानों पे ज्यादती है, या कहे तो एक तरह की वेट बिगाड़ी है। ये कानून यह ज्यादती खलास करने वाला और किसानों की वेट बिगाड़ी कम करने वाला कानून है। इसलिए हम इस कानून का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि किसी भी हालत में गवर्नमेंट एक जो नया कृषि कानून है वो वापस नहीं ले। किसानों को जो आंदोलन चल रहा है उनको समझाना चाहिए। क्या इसके पीछे केवल राजनीतिक वजह है? क्या सरकार जानबूझकर किसानों पर इस कानून को थोप रही है या फिर कुछ कृषि क्षेत्र के अर्थशास्त्र से भी जुड़ा है? क्योंकि सरकार का मानना है कि कृषि सुधार के लिए ये कानून बहुत जरूरी है। बेचने के लिए स्वतंत्र हो, ये कानून में प्रावधान किया गया। मंडी परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसान को बेचने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। एनडीए ही नहीं, यूपीए के कार्यकाल में भी कृषि सुधारों की बात की गई थी। शरद पवार की चिट्ठियों से भी ये बात जाहिर होती है। यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे।
अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के पास ऐसा करने की ना तो इच्छा शक्ति थी और ना ही संसद में वो नंबर थे जो मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के पास हैं। और सरकार ने इस बात को समझा भी और वो इच्छा शक्ति दिखाई जिसे दिखाने से पुरानी सरकारें डरती थीं। क्योंकि कृषि कानून के बारे में एक कड़वा सच ये भी है कि अगर कृषि सुधार वाले कानून अब लागू नहीं हुए तो फिर कभी लागू नहीं होंगे। अब इसे विपक्ष सरकार की तानाशाही कहे या दादागिरी, लेकिन अगर देश के किसानों की स्थिति सुधारनी है तो ये कानून जरूरी है, ऐसा सरकार कहती है। 2019 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एमएसपी एक्ट को खत्म करने का वादा किया था। जो शरद पवार अब इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो भी इस कानून की पहले वकालत कर चुके हैं। दिल्ली में जहां केजरीवाल की सरकार है वहां इन 3 कानूनों में से एक कानून लागू भी कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल किसानों से मिलने और उन्हें समर्थन देने धरना स्थल पहुंच रहे हैं। तो क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए कृषि कानून का विरोध कर रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक अलग अलग मंचों से इन तीनों कृषि कानूनों को क्रांतिकारी और किसानों के लिए हितकारी बता चुके हैं। किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। किसान से जो समझौता करेगा उस समझौता करने वाले की होगी। कोई डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, मगर मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। इतना सब कुछ होने के बाद कानून वापस लेना सरकार की साख पर धब्बा लगने जैसा होगा। और इससे भी बड़ा सवाल किसानों का है जिनकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार हर विरोध झेलने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात उन लोगों की जिन्हें कृषि कानून सिर्फ किसानों से जुड़े हुए लग रहे हैं। असल में ये देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख से जुड़े हैं, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भारत अपनी फसलों की कीमतों का बेहतर मोल भाव नहीं कर पाता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है एमएसपी। किसान एमएसपी पर कानून बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार को लगता है कि अगर किसानों को अपना स्तर सुधारना है तो धान और गेहूं की खेती से आगे निकलना होगा। वक्त के साथ चलते हुए स्मार्ट फार्मिंग अपनानी होगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को अपनी फसल का सही दाम मिल सके। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। सरकार बिल वापसी ले ले, सरकार उस पर तैयार नहीं है। किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। बीते सालों में फसल बीमा हो या सिंचाई, बीज हो या बाजार, हर स्तर पर काम किया गया है। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसका बहुत कुछ इस कृषि कानून पर टिका हुआ है। सरकार को लगता है कि कृषि सुधार कानून को लाए बिना न किसानों की स्थिति सुधरेगी, न ही उनकी आय दोगुनी होगी। यही वजह है कि सरकार विरोध झेल रही है, किसानों को समझाने के हर संभव प्रयास कर रही है। कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है,
उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जिन्हें कृषि कानून सिर्फ किसानों से जुड़े हुए लग रहे हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख से भी जुड़े हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भारत अपनी फसलों की कीमतों का बेहतर मोल भाव नहीं कर पाता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह एमएसपी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक कोई देश कृषि जीडीपी के 10% तक ही किसानों को सब्सिडी दे सकता है, लेकिन भारत में पैदावार शुरू होने से लेकर फसल बेचने तक सब्सिडी जारी रहती है। सरकार जिन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे फसल पर दी गई सब्सिडी के तौर पर देखा जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई बार हमारी गेहूं चावल की कीमतें दूसरे देशों से महंगी साबित होती हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसलें नहीं बेच पाते। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की इस साल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कई फसलों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा है। यही वजह है कि सरकार स्मार्ट फार्मिंग पर जोर दे रही है। कंबोडिया, वियतनाम जैसे छोटे छोटे देशों ने स्मार्ट फार्मिंग के जरिए न सिर्फ अपने किसानों की स्थिति को सुधारा है, बल्कि गरीबी से अपनी बड़ी आबादी को निकाला भी है। और अब भारत के किसानों को भी इसके महत्व को समझना होगा, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों को, जिन्हें धान और गेहूं की खेती से आगे निकलकर दलहन और तिलहन की तरफ रुख करना होगा, क्योंकि ये वक्त समय के साथ चलने का है। सरकार को लगता है नए कानूनों से दिक्कत केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को है। इन्हीं दोनों राज्यों में मंडी व्यवस्था बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर है। बिचौलियों वाला सिस्टम भी सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों में चलता है, जो टैक्स के नाम पर बिना कुछ किए मोटा पैसा कमाते हैं। यही दो राज्य केवल एमएसपी वाली फसलें सबसे ज्यादा उगाते भी हैं। इसका असर ये होता है कि सरकार को मजबूरी में इनकी फसल को एमएसपी पर खरीदना होता है। इसी की वजह से भारत की फसल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा होती है और भारत अपनी फसल अपने मनमाफिक दामों पर बेच नहीं पाता। लेकिन सरकार को लगता है कि नए कानून लागू होने से पुरानी व्यवस्था बदलेगी। यही वजह है कि सरकार कानून वापस नहीं ले रही है। उसकी नजर अभी के विरोध पर नहीं, भविष्य में होने वाले फायदे पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो किसान सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं, आंदोलन तेज करने की बात कह चुके हैं। किसानों ने 12 दिसंबर को टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान भी कर दिया है। किसानों के इस ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। टिकरी बॉर्डर पर अभी क्या हालात हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुमित दुबे। 3 नए कृषि कानूनों पर चल रहे विवाद के दौरान केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत टूट जाने के बाद अगले दिन भी सरकार की तरफ से कोशिश की गई। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोशिश की अपनी बात को रखने की, किसान नेताओं को समझाने की, लेकिन स्थिति जस की तस है। जो 2 बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, वहां पर किसान जमे हुए हैं। हम इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर हैं और ये देखिए यहाँ के हालात हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि पूरी तरीके से दिल्ली के इस बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और इस बैरिकेडिंग की उस ओर किसान जमे हुए हैं। ये सारे किसान जो कि हरियाणा, पंजाब और कुछ किसान राजस्थान से आए हुए हैं, वो लगातार जमे हुए हैं। कई दिन हो चुके हैं, 10 से ज्यादा दिन इन्हें हो चुके हैं यहाँ पर जमे हुए, और ये यहाँ पर जमे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इनको दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही है। और ये जहां तक इनको दिल्ली में एंट्री देने से रोकने का सवाल है, तो आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी देख सकते हैं। ये अब एक यूजुअल टाइम हो गया है, एक यूजुअल बात हो गई है यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर। किसान वहां जमे हुए हैं, बैरिकेड्स के उस ओर और इस ओर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। पुलिस वाले यहाँ पर, दिल्ली पुलिस के कई सारे जवान यहाँ हैं, उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है कि किसान यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, तो उनको कैसे रोकना है। तो ये दिल्ली पुलिस की ब्रीफिंग चल रही है। और इधर देखिए, इधर ब्रीफिंग चल रही है जो सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्स है या सीआरपी है, उनकी ब्रीफिंग चल रही है। तो डबल लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ टिकरी बॉर्डर पर की गई है। कई सारे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्रेन्स यहाँ पर खड़ी हुई है कि अगर किसान यहाँ पर टिकरी बॉर्डर से घुसने की कोशिश करते हो तो उनको कैसे रोका जाए। बहरहाल जो
किसान नेताओं की रणनीति है उससे लग नहीं रहा कि वो दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि 12 तारीख को दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद किया जाएगा और 14 तारीख को पूरे देश भर में घेराव किया जाएगा। बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों और उनके सांसदों और विधायकों को घेरा जाएगा। तो इस तरीके की रणनीति किसान नेताओं के द्वारा बनाई गई है ताकि सरकार पर दबाव डाला जा सके कि वो इन 3 कृषि बिलों को वापस ले। टीकरी बॉर्डर से कैमरामैन मनीष खैर के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज। सरकार लगातार अपनी तरफ से बातचीत कर रही है और अब सरकार ने गेंद ये कहते हुए किसानों के पाले में डाल दी है कि अगर किसानों को बात करनी है तो उनके रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन कानून वापस नहीं होगा। हां, संशोधन जरूर हो सकता है, जिसके लिए सरकार लगातार कह भी रही है। आज कृषि मंत्री फिर सामने आए और फिर अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार गौर से सुनिए। ये कानून में प्रावधान किया गया, मंडी परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसान को बेचने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। मूल्य आश्वासन की दृष्टि से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया विषय नहीं है, अभी तक कानून नहीं था, लेकिन फार्मिंग हो रही थी, उसके अनुभव भी अच्छे हैं। हम लोगों को लगता था कानूनी प्लेटफॉर्म देंगे, इसका फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, अपनी जोखिम को प्रोसेस पर ट्रांसफर करने में सफल होगा, बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। यदि विवाद भी हो प्रोसेसर और किसान के बीच में तो एसडीएम 30 दिन के भीतर उसका निराकरण करेगा, उसे कानून में बांधा गया। और साथ ही साथ यह भी कानून में प्रावधान किया गया कि निर्णय अगर कभी किसान के विरुद्ध भी जाता है तो उससे वसूली सिर्फ आदान की कीमत की हो सकती है, उसके अतिरिक्त नहीं हो सकती और उसकी वसूली का कोई भी निर्देश एसडीएम के द्वारा किसान की भूमि के विरुद्ध नहीं होगा। और अब बात किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिशों की भी करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से किसानों ने ऐलान कर दिया है कि आंदोलन लगातार चलता रहेगा। 12 तारीख को और 14 तारीख को बड़े प्रदर्शन की योजना है। सरकार के पास अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, बावजूद इसके सरकार को किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदना पड़ता है, जबकि इसको लेकर न सरकार बाध्य है और न ही कोई कानून है। और उससे भी बड़ा सवाल इस बात का है कि एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा विरोध पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों कर रहे हैं। दरअसल एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब के किसानों को ही मिलता है। बाकी देश के किसान तो एमएसपी पर अपनी फसल भी नहीं बेच पाते हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अगर सरकार एमएसपी पर ऐसे ही फसल खरीदती रही तो उस पर यह बोझ कितना बढ़ता जाएगा, जिसके आंकड़े आपको चौंका देंगे। गौर से देखिए और समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। किसान एमएसपी पर कानून बनाने के लिए अड़े हुए हैं। सच ये है कि आज देश में इतना अनाज है कि उसे रखने तक की जगह नहीं है। किसान कहता है कि मेरे से ले लो, जहां चाहे वहां, चाहे जहां फेंको, जबकि आज देश को दलहन और तिलहन की जरूरत है। इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि हम हर साल 3,500 करोड़ का दलहन और तिलहन बाहर से आयात करते हैं। दलहन का अधिक से अधिक उत्पादन करें, क्योंकि आज हमें अपनी दलहन और तिलहन समझ लो आप 50% से ज्यादा अपनी आवश्यकता का आयात करना पड़ता है। और यदि हम दलहन और तिलहन में सक्षम हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, तो निश्चित रूप से देश को भी और
किसानों को भी फायदा होगा। अब सवाल ये है कि एमएसपी पर सबसे ज्यादा जोर पंजाब और हरियाणा के किसान का ही क्यों है? तो एक लाइन में जवाब है कि एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही मिल रहा है। और अब बात किसान आंदोलन को बदनाम करने वाली उन नापाक ताकतों की करते हैं जो पाकिस्तान और आईएसआई के इशारों पर काम कर रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट किसान आंदोलन में खालिस्तान के उन नापाक मंसूबों के बारे में है जो किसान आंदोलन को लेकर दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश है। क्योंकि कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में खालिस्तानी लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृषि कानून किसान विरोधी है और इसके जरिए पंजाब के किसानों को दबाया जा रहा है, जबकि सच ये है कि भारत का सिख समुदाय भी खालिस्तानियों को इज्जत की नजर से देखना नहीं चाहता है। आंदोलन किसान का, सियासत विपक्ष की, एजेंडा खालिस्तानियों का। किसान आंदोलन को अगर आप देखें तो इनमें ये बातें लगातार गूंजती रही हैं, लेकिन किसानों के मंच को अपने नापाक मंसूबों के लिए जिस तरीके से खालिस्तानियों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, आज उसकी पोल खुल गई है। तो ये जो खालिस्तानी है ना, जो फेक खालिस्तानी, इन लोगों ने दुकानदारी बनाई हुई है। दुकानदारी इनकी चल रही है और इन लोगों की कोई हिम्मत नहीं है ये पाकिस्तान के खिलाफ एक भी बयान देते। किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से कनाडा और ब्रिटेन में खालिस्तानी गैंग एक्टिव दिखे हैं, वो सब एक साजिश के तहत हुआ है, दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए। लेकिन जिन खालिस्तानियों को भारत से इतनी परेशानी है, उन्हें उस पाकिस्तान से मोहब्बत है जहां बड़ी संख्या में सिखों पर अत्याचार हुए हैं। पाकिस्तान में हमारे सिखों की लड़कियां का क्या हाल है? जितना हमारे सिखों की लड़की और बेगैरत हम अपने आप को कई बार देखते हैं, सुनते हैं, वहां की ननकाना साहब की ग्रंथी की लड़की वो उठाकर ले गई। और कितनी लड़कियां हमारी सिखों की लड़कियां इन लोगों ने जबरदस्ती उठाई हैं और सप्रेस करी हैं और उनका धर्म परिवर्तन किया है। तो स्पेशली जो लड़कियों को पहले तो उठा कर लेते हैं, क्योंकि सच यही है कि 80 का दशक हो या आज, पाकिस्तान ने हमेशा ही खालिस्तानियों को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है। और जो सिख खालिस्तान का झंडा बुलंद कर खुद को समूचे सिखों का नुमाइंदा समझते हैं, सच तो ये है कि भारत का सिख समुदाय भी उन्हें इज्जत की नजर से नहीं देखता है। अगर खालिस्तान की बात करते हैं तो उनका भी फ्यूचर देखना पड़ेगा ना। अगर जो हमारे जो तख्त हैं उतने तो पंजाब में नहीं है जितने उतने पंजाब से बाहर हैं। कल को फिर वीजा लेने के लिए हम उनके लिए भी वीजा लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, कोई खालिस्तान पे बात नहीं कर रहा, ये रेफरेंडम की बात कर रहा है हमेशा। यही वजह थी कि किसानों ने भी अपने आंदोलन में खालिस्तानियों को जगह देने से साफ मना कर दिया। और ये बात खालिस्तानियों को भी समझ लेनी चाहिए। उनके नापाक मंसूबे ना तो कभी पूरे हुए थे और ना अब पूरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। असल में जब किसान आंदोलन में बात पाकिस्तानी, खालिस्तानी और चीन की होने लगे तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि तस्वीरों को साफ तौर पर आपके सामने रखा जाए और उनकी हकीकत को